साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा एथिका एजुटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं राजस्थान की राजव्यवस्था आपको पढ़ा रहा था। राजव्यवस्था में बेसिकली हम ग्राफिकल व्यू में बता रहे हैं कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है, कैसे आपको याद करना है। यदि आप कोई अध्याय आपके पास आता है तो उस अध्याय में क्या क्या बिंदु हो सकते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान की विधायिका के बारे में, राजस्थान की विधानसभा के बारे में, राजस्थान के विधानमंडल के बारे में। इसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कह सकते हैं। पहला अध्याय आप हमारा राजस्थान की कार्यपालिका ग्राफिकल व्यू में आप पढ़ चुके होंगे, आपको पसंद आया है। इसी कड़ी में हम दूसरा अध्याय लेने जा रहे हैं, राजस्थान की विधायिका, जो सरकार के 3 अंगों में से एक अंग मानी जाती है। तो हम आपको ये भी बता रहे थे कि हमारी एक किताब आने वाली है, उस किताब में हम आपको क्या क्या चीज़ें हम स्पेसिफिक देने वाले हैं। आपको बिना किसी ट्यूटर के, बिना किसी गाइड के, बिना किसी कोचिंग के आप किस प्रकार से उस किताब की मदद से एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, इस बात को हम बताने जा रहे हैं। तो जो हमारा राज्य विधायिका में सबसे पहला हमारी बात है, उसमें रखा है हमने अध्याय के उद्देश्य। अध्याय के उद्देश्य रखे हैं। इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव्स से हम आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स तय करने जा रहे हैं कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद में आपका किस तरीके से आपका अधिगम हो सकेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन, यदि आप बीएड कर रखा होगा तो बीएड में आपने पढ़े होंगे कि उद्देश्य, आपके पाठ का उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को यहाँ फोकस कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम बात करें कि अध्याय के उद्देश्य 4 प्रकार के उद्देश्य हमने बताए हैं। पहला उद्देश्य तो हमने बताया ज्ञानात्मक स्तर, ज्ञानात्मक आपका नॉलेज लेवल कितना बढ़ेगा। दूसरा हमने साथियों इसमें बताया है कि आपका अवबोध स्तर, इस लेसन को पढ़ने के बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी। तीसरा हम ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन कितना कर पाएंगे। और चौथा हम कौशल की बात कर रहे हैं, आपकी स्किल की बात कर रहे हैं साथियों, कौशल की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉलेज की हम बात करते हैं तो हमने ये कहा है कि जब आप राजस्थान की विधायिका नामक अध्याय आप पढ़ेंगे तो आप राजस्थान के विधानमंडल में क्या क्या आता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में जान सकेंगे। बेसिकली आप इस लेसन को पढ़ने के बाद में, राज्यपाल तो हम कार्यपालिका में जान ही चुके थे, लेकिन विधानमंडल के अंग में एक तो विधानसभा के बारे में आप जान लेंगे, आप विधान परिषद के बारे में यहाँ जानेंगे, विधान परिषद के बारे में, और हम राज्यपाल के विधायी कार्य क्या हैं इनके बारे में आप अच्छी तरीके से अधिगम कर सकेंगे, लर्निंग कर सकेंगे, सीख सकेंगे। इस बात को हमने इसमें रखा है साथियों। दूसरा हमारा अवबोध की बात आती है, अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है कि आप राजस्थान की विधायिका पढ़ने के बाद में देश के अन्य विधानमंडलों से तुलना कर सकेंगे, आप विधानसभा और विधान परिषद में अंतर कर सकेंगे, आप दूसरे देशों के जो लेजिस्लेचर है उनके बारे में अंतर कर सकेंगे, समझ सकेंगे। मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को ये बताएगा कि आप किसके बारे में कर सकेंगे, आप केंद्रीय विधायिका, संसद और राज्य विधायिका में अंतर कर सकेंगे, राज्य विधायिका में तुलना करने में सक्षम हो सकेंगे, दूसरे देशों की व्यवस्थाओं के साथ तुलना करने में सक्षम हो सकेंगे। इसमें तुलना और अंतर का पार्ट हमने बड़े बारीकी से आपको समझाया है टेबल्स के माध्यम से। आप इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अवबोध हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है, केवल फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर किताबें नॉलेज लेवल की है जो बच्चे का अधिगम स्तर को प्रभावी नहीं बना पाते। हमने कोशिश की है इस किताब में कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो। तीसरा हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन कब होगा, आप
अपनी भाषा में जब राजस्थान की विधायिका को के सभी आयामों को जो अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकेंगे, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये ज्ञानोपयोग होगा। आप अनुप्रयोग करने से लग जाओगे, आप अप्लाइड जीवन जीने लग जाओगे। जब आपने विधायिका पढ़ी और अपने शब्दों में आपने अभिव्यक्ति दे दी, अपने शब्दों में अभिव्यक्ति आपने दे दी, तो समझ लीजिए कि आप अप्लाइड हो गए हैं। और ये कब दे पाएंगे साथियों, आप ये दे पाएंगे जब आप में नॉलेज लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा होगा। इसके बाद में हमने बात की है 3 चीज़ों की, आपका स्किल्ड कौन सा होगा। हमने यहीं तक ही नहीं रुके, आप स्किल्ड क्या बनना चाहते हो, आप बेटर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर सकें, आप बेटर तरीके से डेस्क्रिप्टिव प्रश्नों को हल कर सकें। इसके लिए आपके जीवन में 3-4 स्किल्स का होना जरूरी है। पहली तो आपकी सकारात्मक सोच, सकारात्मक अभिवृत्ति का होना जरूरी है। सकारात्मक अभिवृत्ति मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड आप में डेवलप होगा कि नहीं होगा। दूसरा हमारा ये काम क्या है इसमें, दूसरा यह है कि आपको आवश्यक अभिक्षमता, जो जनरल एप्टीट्यूड है, आपका एप्टीट्यूड डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा हमारा अभिरुचि, आपकी अभिरुचि, आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। अभिरुचि क्यों जरूरी है, क्योंकि आप भावी दैनिक जीवन में, शैक्षणिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में कहीं भी आप जा सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, दैनिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक जीवन, जहां भी आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक एटीट्यूड आप डेवलप कर सकेंगे। ये हमारा अध्याय का उद्देश्य है साथियों। इस अध्याय के उद्देश्य को आप समझिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसमें कि इस अध्याय के उद्देश्य ये होंगे, ज्ञान होगा, अवबोध होगा, ज्ञानोपयोग होगा, कौशल होगा, ये हम कर सकेंगे। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं साथियों संवैधानिक प्रावधानों की। इसके बाद में हमारी किताब में आपको संवैधानिक प्रावधान मिलेंगे। इस संवैधानिक प्रावधानों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। संवैधानिक प्रावधान, ये जो संवैधानिक प्रावधान है, ये आप सब लोग जानते हैं कि विधायिका के अनुच्छेद कहाँ से है, अनुच्छेद 168 से 213 तक हमारे राज्य विधायिका के बारे में बता रखा है। इस राज्य विधायिका में जब अनुच्छेद 168 से 213 तक बांट रखा है, तो आपको ये बात पहली दृष्टि से ही समझ में आ जानी चाहिए कि 168 से 213 को हम किस प्रकार से बाइफरकेट कर सकते हैं। यदि ये आपको बाइफरकेशन आ गया तो समझिए आपका काम हो गया, आधा काम तो आपने कर ही लिया। बाइफरकेशन की दृष्टि से हम देखें तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, इसमें विधानमंडल का गठन है, विधानमंडल का गठन, और गठन के साथ ही इसमें क्या है, आपके संचालन, गठन एवं संचालन के बारे में ये बातें बताई गई है। गठन आपका अनुच्छेद 168 से 177 के मध्य में है साथियों। तो ये विधानमंडल में आप सब लोग जानते हैं, इसमें सबसे पहले विधान परिषद होगी, विधान परिषद के बाद में आपका विधानसभा होगी, विधानसभा के बाद में आपके राज्यपाल के भी कुछ अधिकार होंगे जो इसमें दे रखा है। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। 169 ये कहता है, 170 ये कहता है, फिर कार्यकाल योग्यताएं 171, 72, 73 में है, 174, 75, 76 राज्यपाल से जुड़े हुए मैटर्स हैं। इन चीज़ों को हमें देखना है। दूसरा हम बात करें इसमें पदाधिकारियों के संबंध में, विधानमंडल के पदाधिकारी, विधानमंडल के पदाधिकारी, ये विधानमंडल के पदाधिकारियों का उल्लेख अनुच्छेद 177 से आपका 178 से 187 तक है। ये अनुच्छेद 178 से 187 तक इनका उल्लेख हुआ है साथियों, 178 से 187 तक। और 178 से 187 तक क्या है इसमें, इसमें विधानसभा अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष के बारे में हमने बताया है, उपाध्यक्ष के बारे में बताया है, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में भी हमने बताया है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है,
लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको विधान परिषद के बारे में भी बताएं। ये चीज़ें होने के बाद में हमने क्या किया है साथियों कि अनुच्छेद 188 से इसमें विधायी प्रक्रियाओं के बारे में बताया। विधान मंडलीय संचालन की प्रक्रिया, संचालन आपके 188 से इसमें 195 तक हमने दे रखा है, जिसमें आपके सांसदों के क्या हैं, सांसदों की अयोग्यता, शपथ, वेतन भत्ते और वो सांसद नहीं सॉरी विधायकों के फिर हमने क्या दे रखा है इसमें विशेषाधिकार क्या क्या हैं, उनको क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसका उल्लेख हमने यहाँ किया है। फिर विधायी प्रक्रिया के बारे में आता है साथियों। विधायी प्रक्रिया, ये विधायी प्रक्रिया आपके अनुच्छेद 196 से 201 तक आती है। विधेयक कब लैप्स हो जाते हैं, विधेयक कब लैप्स नहीं होते, कौन सा विधानसभा को क्या पावर है, विधान परिषद को क्या पावर है, ये सारी बातें हमने इसमें कही है। विधायी प्रक्रिया के बाद में हम वित्तीय प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। वित्तीय प्रक्रियाएं, ये वित्तीय प्रक्रियाएं अनुच्छेद 202 से 207 तक उल्लेख हुआ है। इसमें 207 तक उल्लेख हुआ है, जिसमें आपके बजट हैं, अनुदान मांगों पर चर्चा है, लेखानुदान है, प्रत्यानुदान है, अपवादानुदान है, विनियोग विधेयक है, वित्त विधेयक है, इन सब के बारे में हमने इसमें बताया है। और साथ में हमारा विधायी संचालन की प्रक्रियाएं हमने कहाँ रखी है, 208 से 212 में रखी है, जिसमें विधानसभा का सत्र कैसे चलता है, कौन सी कार्रवाइयाँ होती है, विधानसभा अध्यक्ष को क्या पावर है, कौन सी समितियाँ कार्य करती है, न्यायालय को विधानसभा की गतिविधियों से कैसे बाहर किया गया है, या विधानसभा को न्यायालय के मामले में कहाँ नहीं बोलना है, कौन सी भाषा विधानसभा की रहेगी, ये सारी बातों को हमने कहा है। और लास्ट में अध्यादेश जारी करने की अर्धविधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की अर्धविधायी शक्ति अनुच्छेद 213 में कहा है। तो कुल मिलाकर आप क्या समझे साथियों, कुल मिलाकर ये समझे 168 से 77 तक तो क्या है आपका संचालन है, पदाधिकारी 178 से 187 तक है। इस तरीके से यदि आपको याद रहता है तो आप अच्छी तरीके से करते हैं। विधानमंडल के संचालन की प्रक्रियाएं 188 से 195 तक हैं, 196 से 201 में विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रियाओं के बाद में वित्तीय प्रक्रियाएं 202 से 207 तक है, और 208 से 212 तक हमारी समितियों के बारे में है, 213 तक हमारे अध्यादेश के बारे में है। यदि ये विधानमंडल की बातें आपको याद है तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों को हमने बड़े संजीदे तरीके से, बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जब आप किताब लेकर आएंगे बाजार से तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये किताब शानदार है आपकी। तो हम तीसरी बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के बाद में हम विधानमंडल के गठन की बात करते हैं साथियों। हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा विधानमंडल का गठन। विधानमंडल का गठन साथियों, विधानमंडल का गठन। अब लोग अनुच्छेदों में पढ़ाते हैं, अनुच्छेदों में पढ़ाने के बाद में अपनी इतिश्री कर लेते हैं कि अनुच्छेद पढ़ा दिए तो आपके विधानमंडल पूरे हो गए। हमने यहाँ पर अनुच्छेद बेसिकली पहले बता दिए हैं, बाद में हमने क्या किया है, इसमें बाद में अनुच्छेदों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी है। कोशिश की है कि एक्सप्रेशंस के भाव अनुच्छेदों के माध्यम से आसानी से आ जाए, यदि नहीं आता है तो उसको ब्रैकेट्स में समाहित किया गया है ताकि हमारा एक्सप्रेशन है वो प्रभावित न हो। एक प्रभावी एक्सप्रेशन, सरल शब्दों में हमने एक्सप्रेशन किया है साथियों। इसमें विधान परिषद और विधानसभा दो व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है हमने। सबसे पहले विधान परिषद का उल्लेख किया है। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है यदि भविष्य में राजस्थान भी द्विसदनीय विधायिका हो जाती है तो विधान परिषदों के बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। इस विधान परिषदों में हमने स्पेशली वो जो 6 राज्य हैं हमारे, उन 6 राज्यों की सूची हमने आपको उपलब्ध कराई है। 6 राज्य
जहां पर विधान परिषद है, उन विधान परिषद की एक तालिका बनाई है हमने साथियों, तालिका। इस तालिका में ये बताया है कि इस राज्य में विधायिका है, इतनी सीट है, इतने निर्वाचित होते हैं और इतने मनोनीत होते हैं और कुल सदस्य इतने हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हमने विधान परिषद के बारे में यहाँ आपको बता दिया है। और साथ ही हमारा दूसरा स्पेशल बॉक्स है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। तो हमने ये बताया कि एकल संक्रमणीय क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल व्यवस्था को आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। दूसरा हमने बात की है इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को बड़े सहज और सरल ढंग से इस किताब में समझाया है, और ताकि आपको किसी ट्यूटर्स की जरूरत नहीं हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी इस राजस्थान की नामचीन संस्थाएं हैं वो इस किताबों को फॉलो करेगी, क्योंकि अभी तक तो उनको अता पता ही नहीं था कि स्टेट पॉलिटी के जो आयाम है, जिनको हम पता ही नहीं लगता था कि कौन से आयामों से पढ़ाना है, किस आयामों से पढ़ाना है, इस आयामों से पढ़ा सकेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थाओं में ये किताब पहुँचे उससे पहले आप तक ये किताब आ जाए, और आप कोचिंगों में जब जाएं तो आपको उससे ज़्यादा मटेरियल मिले तो आपको लगना चाहिए कि हमें कोचिंग करनी चाहिए। यदि हमारी किताब से घिसा पिटा रवैये से, पुराने रवैये से वो पढ़ा देते हैं, हमारी किताब को फॉलो करके पढ़ाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको ये पढ़ाना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए। आप लोगों को, आप केवल हमारी किताब पढ़िए, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने स्पेशल बॉक्स में दर्शाया है साथियों। साथ में हमने एक तालिका और दी है। कारण क्या होता है, एक तालिका इसमें हमने दी है कि राज्यसभा और विधान परिषद में अंतर बताया है। हमने कहा था कि आपका अधिगम लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो, अवबोध स्तर का हो। हमने राज्यसभा और विधान परिषद में 4-4, 5-5 अंतर बताए हैं, जो ये केवल और केवल हमारा कॉपीराइट है। साथियों, इस पर कॉपीराइट मिल चुका है हमें। आपको जानकारी के लिए हम बताएं कि इस किताब का रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति हमारी किताब की कॉपी भी करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे, कॉपीराइट एसोसिएशन की ओर से कार्रवाई स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए जो प्रकाशन है, नामचीन या प्रकाशन किताब छापने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी सतर्क रहें, सावचेत रहे। भविष्य में उनको कोर्ट केस का सामना कर सकता है यदि हमारी किताब के किसी भी तालिका की, किसी भी स्पेशल बॉक्स की या किसी भी पैरा की उन्होंने कॉपी कर ली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये काम हमने यहाँ किया है। तो विधान परिषद के बारे में सब लोग जानेंगे ही। विधान परिषद में बेसिकली चाहे विधानमंडल हो चाहे कुछ भी हो, इसमें हमने 3 आयामों से चर्चा की है साथियों। पहला तो यह है कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। गठन में ये संख्या है, संख्या में कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कौन सी प्रक्रिया है, ये बातें हमने बड़े सहज ढंग से आपको समझाया है। मनोनीत कितने होते हैं, इसमें जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम से कितने होते हैं, और FPPS सिस्टम है हमारा, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, उससे कितने होते हैं। हमने FPPS और आपका प्रोपोर्शनल सिस्टम में भी अंतर बताया है साथियों। ये अंतर भी बड़े सहज ढंग से आपको प्रस्तुत किया है ताकि आप आसानी से समझ सके। और गठन के बाद में हमने इनकी योग्यताओं का उल्लेख किया है। जो विधायक होंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी, उनका कार्यकाल क्या होगा। निर्वाचन पद्धति आप यहाँ जान ही चुके हैं, निर्वाचन पद्धति उसकी क्या होगी। योग्यताओं के बाद में ये शपथ कैसे लेंगे, इनको वेतन भत्ते कहाँ मिलेंगे, इनकी अयोग्यताएं क्या क्या हो सकती है, इनको विशेषाधिकार क्या क्या दिए जाएंगे, ये हमने यहीं रख दिया है। जो अनुच्छेद 188 से 195 में जो विशेषताएं बताई गई है, वो विशेषताओं को हमने यहीं पर ही रख दिया है। ये एक आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। और साथ में हमने इनकी कार्य और शक्तियों को भी लास्ट में हमने कार्य एवं शक्तियां बताया है। ये कार्य एवं शक्तियां आपको बताएंगी कि किस तरीके से कामकाज करता है।
तो इसके अलावा हमने एक बहुत जोरदार बात कही है कि वो बात यह है कि कार्य शक्तियों के अलावा हमने विधानसभा और विधान परिषद में अंतर बताया है, अंतर भी बताया है। अंतर बताने के लिए हमने एक तालिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि विधानसभा बेसिकली क्या करती है, विधान परिषद क्या कामकाज करती है। इन चीज़ों को हमने दिया है। और साथ में विधानसभा में जो सीटों की वृद्धि हुई है, सीटों की वृद्धि आप 160 से 200 तक ये पहुंची है। तो ये किस तरीके से 160 से 178 हुई, 178 से 200 हुई, कौन सी विधानसभा में हुई है, इनकी एक हमने तालिका स्पष्ट की है। इसमें तालिका के साथ में साथियों हमने एक बात भी कही है कि विधानसभाओं की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चरण में हमने 16 विधानसभाओं की स्थिति हमने इस किताब में प्रस्तुत की है। 16 विधानसभाओं की स्थिति, जिसमें क्या क्या राजनीतिक आयाम हुए, कैसे प्रतिस्पर्धा हुई, इन सब चीज़ों को इसमें रखा है। और साथ में विधानसभा में या राज्यपाल, तीसरा हमारे राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल विधानमंडल के अंग, इसमें हमने सत्र आयोजन के बारे में बात की है, हमने सत्रावसान के बारे में बात की है, सत्र आयोजन हो गया, सत्र स्थगन के बारे में बात की है, स्थगित कैसे होता है उसके बारे में बात की है। हमने मंत्रियों या महाधिवक्ता को क्या अधिकार है, महाधिवक्ताओं को क्या अधिकार है के अधिकारों के बारे में हमने बात की है, महाधिवक्ताओं के अधिकारों के बारे में हमने इसमें बात की है। और राज्यपाल के अभिभाषण क्या क्या होता है, आजकल बड़े चर्चा में है राज्यपाल का अभिभाषण। और राज्यपाल का अभिभाषण में वो संदेश कब भेजता है, कब वो विधानसभा को एड्रेस करता है, इन सब को बड़े सहज और सरल ढंग से किताब में बताने का प्रयास किया है। ये हमारा दूसरा टॉपिक्स था विधानमंडल के गठन में। पहला तो अध्याय का उद्देश्य हुआ, दूसरा आपका संवैधानिक प्रावधान हुआ, तीसरा विधानमंडल का गठन हुआ। अब हम विधानमंडल के पदाधिकारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथियों। विधानमंडल के पदाधिकारी जब आप इन किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अनुच्छेदों की महिमा का बखान हमने नहीं किया है। इस बात को समझ लीजिएगा, जो इस बात को समझेगा वो समझिए कि इस देश में राज करेगा, क्योंकि अनुच्छेदों की महिमा एक अलग वे में पता होती है। जो संवैधानिक प्रावधान आप पढ़ चुके होते हैं तो हम आपको बता देंगे। इसमें हमने जो विधानमंडल के पदाधिकारी बताए हैं, इस विधानमंडल के पदाधिकारियों की चर्चा जब हम करते हैं साथियों, इसमें हम विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के गठन के बारे में, कि इनकी चयन कैसे होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनके कार्य एवं शक्तियां क्या हैं और इनकी भूमिका क्या है। भूमिका, कार्य और शक्तियों के बारे में, इनकी रोल के बारे में हम मानेंगे। 3 आयामों से हमने बात की है। और ये आयाम एक तरीके से यूं समझिए कि 6ठी क्लास का बच्चा जब कक्षा में जाता है तो उसको कैसे पढ़ाया जाता है, इस बात की नज़ीर हमने यहाँ रखी है। क्योंकि एक सोच होती है साथियों, सोच क्या होती है, सोच होती है कि जब 6ठी से 8वीं तक का बच्चा होता है अपर प्राइमरी स्कूल का, उसको कैसे अधिगम कराया जाए। जब वो लेवल उसका बढ़ जाता है, 9 से 12th आता है, तो उसको किस तरीके से अधिगम कराया जाए। और 12th के बाद में जब आता है उसको किस प्रकार से कराया जाए। आपने हर्बर्ट की पद्धति पढ़ी होगी, आपने मॉरिसन की पद्धति पढ़ी होगी। ये पद्धतियाँ ये बताती है कि आपको नॉलेज लेवल का ज्ञान देना है, अंडरस्टैंडिंग का देना है, थिंकिंग लेवल का। आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आपका थिंकिंग लेवल हाई होना चाहिए। आप जब थिंकिंग लेवल हाई होगा ना साथियों, तो ही आप कामकाज कर पाएंगे। ये नॉलेज फैक्ट चेक करने पर फोकस मत कीजिए, फैक्टों पे फोकस मत कीजिए, समझ को विकसित करने पर बल दीजिए। तो हमने इसमें गठन कार्य शक्तियाँ दी है। इसमें हमने स्पेशल तालिकाएं आपके लिए हमने रखा है। ये आपके मेंस में काम आएगा साथियों, मेंस में। और बाकी स्पेशल बॉक्स में, स्पेशल तालिकाओं में हमने क्या रखा है, स्पेशल तालिकाओं में हमने प्रोटेम स्पीकर जो अभी तक के हैं
उनको रखा है। और प्रोटेम इसको ऐसे नहीं रखा किताब, मतलब विधानसभा की साइट्स पे जाकर आपने रखा और टैप दिया। हमने खुद ने एनालिसिस किया है, जो आज के सवाल जो आते हैं उन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, ये एनालिसिस स्पेशल बॉक्स में है। हमने विधानसभा अध्यक्षों की सूची दी है साथियों, विधानसभा अध्यक्ष की सूची आपके सामने उपलब्ध कराई है। हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में पहली विधानसभा से लेकर आज 16वीं विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या रहा है, इसके बारे में हमने इसमें आपको बताया है। ये हमारे विधानमंडल के पदाधिकारियों का उल्लेख है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों विधायी प्रक्रियाओं के बारे में। हमने विधायी प्रक्रियाओं को भी बड़े सहज ढंग से इसमें सहेजा है। ये विधायी प्रक्रिया जनरली कोई नहीं जानता। लेजिस्लेचर प्रोसेस, बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो विधायी प्रक्रिया बता भी दें लेकिन वित्तीय प्रक्रियाओं के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इसमें इकोनॉमी मिक्स होती है साथियों। इकोनॉमी मिक्स होती है और इकोनॉमी के साथ में एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अब प्रैक्टिकल की बात आप समझ रहे हैं कि आजकल के चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्कॉलर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, इनमें प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव है। ये अखबार सही ढंग से नहीं पढ़ते, ये विधानसभा में क्या कार्रवाइयाँ हो रही है, किस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही है, इनको नहीं पढ़ते, इसलिए इनको दिक्कतें आती है। इसमें हमने साथियों दो बातें कही है। पहले तो हमने विधेयकों के प्रकार बताए हैं साथियों। विधेयकों के प्रकार के जो बिल होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल, ये बिल कितने प्रकार के हैं इनको हमने बताया है साथियों। टाइप्स ऑफ बिल में हमने ये बताया है कि ये जो बिल है आपके कितने प्रकार के हैं। ये आपके दो प्रकार के हैं। पहला तो है आपका सरकारी विधेयक, एक है आपका गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कब पेश किया जाते हैं, कौन पेश करता है, गैर सरकारी विधेयक में विधायक किस तरीके से पेश करते हैं, इन चीज़ों को हमने रखा है। और साथ में हमने कानून निर्माण की प्रक्रिया बताई है। दो बिल आपके पेश कर दिए, संसद में प्रस्तापन कर दिए, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया को हमने सरल भाषा में समझाया है। कानून निर्माण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। और कानून निर्माण की प्रक्रिया में 3 वाचन की प्रक्रिया आपके समक्ष हमने बड़े सरलता के साथ में उपलब्ध कराई है। ये सरलता क्या है साथियों, ये प्रथम वाचन में क्या होता है, द्वितीय वचन में क्या होता है और तृतीय वचन में क्या होता है। ये 3 वाचनों की प्रक्रिया हमने विधेयकों के कानून बनने तक की स्थितियों के बारे में हमने उल्लेख किया है। और साथ में हमने एक चीज़ और दी है कि विधेयक जो बिल होते हैं, विधेयकों के लैप्स होने या न होने की दशा का उल्लेख किया है। न होने की दशा का उल्लेख हमने बड़े सरलता के साथ किया है। ये बातें आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल तथ्यों के साथ में, विश्लेषण के साथ में हमने बताए हैं कि व्यपगत कब होते हैं, लैप्स यानी व्यपगत कब होते हैं और व्यपगत कब नहीं होते। 2 आधार हमने इसमें कम से कम 3-3, 4-4 आयामों से इसको समझाया है। हमारा जो 3 का नियम है हर जगह पढ़ाने का, वो यही बताता है कि आप ये चीजें, फिर विधेयकों को अनुमति किस प्रकार से दी जाती है। तो इसमें हमने एक तो राज्यपाल आरक्षित कब रखता है, पुनर्विचार के लिए राज्यपाल कब देता है और उस पर सहमति कब दे देता है। 3 आयामों से हमने चर्चा की है ताकि आप भविष्य के प्रश्नों के लिए सावचेत रहे, सतर्क रहे और तैयार रहें। इस बातों को हमने रखा है। इसके अलावा विधेयकों को दूसरे भागों में हमने बांटा है। ये विधेयक आपके सामान्य विधेयक हो सकते हैं, ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक हो सकते हैं,
ये विधेयक आपके धन विधेयक हो सकते हैं, वित्त विधेयक हो सकते हैं, विनियोग विधेयक हो सकते हैं, विनियोग विधेयक हो सकते हैं। इन विधेयकों के बारे में भी हमने उल्लेख किया है कि विधेयकों के प्रकार में क्या है। तो ये विधायी प्रक्रिया हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। जब आप किताब लाएंगे आपको किताब से पता लगेगा कि कितने सहज ढंग से हमने बताया है। इसमें साथियों हमने साथ में इसमें स्पेशल तालिका भी दी है। इसमें ये बताया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति देने के क्या क्या अंतर है दोनों में, बेसिक डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को हमने बताया है। बताने के बाद में हमने वित्तीय प्रक्रियाओं की बात की है। साथियों वित्तीय प्रक्रियाओं की बात करें, वित्तीय प्रक्रियाएं, ये वित्तीय प्रक्रियाएं बड़े सहज ढंग से यदि कहीं दी गई है वो एथिका एंटरप्राइजेज के पब्लिकेशन में ही है। एथिका एंटरप्राइजेज के पब्लिकेशन में हमने प्रस्तुत की है वित्तीय प्रक्रियाओं के बारे में सहज ढंग से। दो प्रकार की बात की है कि वित्तीय प्रक्रियाओं बेसिकली बजट आता है साथियों, बजट, इसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र। और ये कौन बता पाएगा? ये पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर प्रोफेसर नहीं बताएगा। इसमें वही बता पाएगा जिसको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ हो, जिसको इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी में समझ रखता हो, वही बेसिकली इस पे बात कर पाएगा। नहीं तो ये उड़ा देंगे आपके, जैसे टीचर्स आपको पढ़ा देंगे पॉलिटी में, उड़ा देते हैं सब्जेक्ट, ये आपके काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है, उनको खुद को नहीं आता, इसलिए काम का नहीं है। इसमें दो आयाम दिए हमने, एक तो व्यय प्राक्कलन रखा है हमने, व्यय प्राक्कलन के आधार पे दिया है कि एक्सपेंडिचर एस्टिमेट क्या है, और दूसरा आय प्राक्कलन क्या है, प्राक्कलन को क्या है। इस व्यय प्राक्कलन में हमने आपको बजट के साथ में क्या रखा है, बजट के साथ में विनियोग विधेयक हमने रखा है, विनियोग विधेयक। इसमें धन विधेयक में दोनों आय और व्यय दोनों चीज़ें होती है, इसको हमने रखा है। साथ में हमने इसमें क्या रखा है, आपके अनुदान मांगे रखी हैं, अनुदान मांगे रखी है। और अनुदान मांगों में भी हमने कौन कौन से रखी है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान को हमने रखा है। दूसरा हमने क्या रखा है इसमें, दूसरा हमने रखा है आपके जो दूसरी मांगे हैं, बेसिकली लेखानुदान हो गया, अपवादानुदान हो गया, प्रत्यानुदान हो गया। फिर हमने कटौती प्रस्ताव भी इसमें रखे हैं। कटौती प्रस्ताव जो 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव है, जो अनुदान मांगों की चर्चा जब की जाती है तो उसके समक्ष रखे जाते हैं। एक अनुपूरक अनुदान है, अतिरिक्त अनुदान है, पूरक अनुदान बड़े सहजता के साथ में, अतिरिक्त अनुदान आपके है। इनमें बेसिक डिफरेंस भी बताने का प्रयास किया है हमने। तो ये चीज़ें आपकी थी, और साथ में हमने स्पेशल तालिका रखी है आपके लिए। तालिका को हमने कहाँ रखा है, तालिका को हमने बताया कि 2 प्रकार के व्यय होते हैं, भारित व्यय और अभारित व्यय में क्या अंतर है। अभारित व्यय में क्या अंतर है, हमने इसमें आपको लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान में अंतर बताया है। हमने अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान में अंतर बताया है। हमने आपके वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर बताया है। हमने आपके विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर बताया है। तो दूसरा हमारा आय प्राक्कलन में हमने वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की है। और वित्त विधेयक में जो कर प्रस्ताव हैं, आपके टैक्सेशन के प्रपोजल हैं, उनको किस प्रकार से बताया। तो ये हमारे स्पेशल तालिका में हमने अलग अलग ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपका अधिगम प्रभावी हो सके, ताकि आपकी लर्निंग स्किल है वो बढ़ सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके, आपका नॉलेज लेवल ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, और आप में एक स्किल्ड नई डेवलप हो सके, जानने समझने और अपने जीवन में आत्मसात करने की। ये बातें हमने रखी है। और फिर बाद में लास्ट हमारा टॉपिक रखा है विधानसभा संचालन की प्रक्रियाएं, विधानसभा संचालन की प्रक्रियाएं। इस विधानसभा संचालन की प्रक्रियाओं को हमने कई आयामों से बताने का आपको प्रयास किया है। ये आयाम कौन कौन से हैं, इस चीज़ को जान लेते हैं। पहले तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से विधायी समितियां
हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है विधायी समितियां। ये जो लेजिस्लेचर कमेटीज हैं, जो दो प्रकार की आपने पढ़ी होगी, एक तो स्थायी समिति और एक आपकी तदर्थ समिति। स्थायी समितियों में हमने लोक लेखा समिति पीएसी, आपके प्राक्कलन समिति ईसी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी मतलब लोक उपक्रम समिति। तीन समितियों के अलावा हमने स्थायी समितियों में याचिका समिति, नियम समिति, आश्वासन समिति, ऐसी बहुत तेरी समितियों के बारे में उल्लेख किया है। कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्षता करता है, उसके कार्य क्या हैं, और बेसिकली आप जब जानेंगे ना तो पीएससी और ईसी में अंतर बताया है, ईसी और पीयूसी में अंतर बताया है, पीएससी और ईसी को जुड़वा पहने क्यों कहा जाता है इसमें अंतर बताया, और तीनों में भी हमने अंतर बताने का प्रयास किया है। ये हमारे स्पेशल बॉक्स में जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ों में आएंगे। और तदर्थ समिति में हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, आपके सिलेक्टिव कमेटी हैं, इन कमेटीज़ के बारे में भी हमने रखा है कि ये आवश्यकता पड़ने पर कब गठित की जाती है, उसके क्या क्या आयाम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और यही नहीं, हमने तुलनात्मक आलोचनात्मक रवैया भी इन समितियों को जानने, समझने और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपको जरूर पसंद आएगा। तीसरा हमने इसमें क्या बताया, विधायी समितियों के अलावा हमने आपके संसदीय कार्रवाइयों से जुड़े हुए साधन, संसदीय कार्रवाइयों से जुड़ा हो साधन, से जुड़े साधन, ये हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है साथियों, कि कैसे साधन है, किस तरीके के साधन है, इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो हमने इसमें बताया कि विधायी सत्र कौन कौन से हैं। विधायी सत्र, देखिए मेरा ये पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जब आप किताब लेंगे तो आपको वो किताब लेंदी न लगे, आपको वो किताब एक समझ में आए, आपकी वो किताब अभिरुचि जागृत करें और आपको उस किताब का एक एक शब्द अच्छी तरीके से याद हो जाए। इसलिए मैं ये ग्राफिकल व्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सके। जब आप किताब लेकर आएँ तो हमारा ये वीडियो आधे घंटे का जरूर देखिएगा। तो इसमें विधायी सत्र में हमने कौन कौन से हैं, सबसे पहला मानसून सत्र है जो अभी चल रहा है। दूसरा हमने इसमें शीतकालीन सत्र को प्रस्तुत किया है, शीतकालीन सत्र दिया है। तीसरा हमने बजट सत्र के बारे में उल्लेख किया है। ये तो हमारे सत्र हो गए साथियों। फिर हमने बात की है कि साहब प्रश्नकाल, ये प्रश्नकाल जो होता है विधानसभा का पहला घंटा 11 से 12 का प्रश्नकाल किस प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्नों की हमने बात की है इसमें। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, जब अतारांकित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता तो अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं। इन तीनों प्रश्नों के बारे में हमने बात की है। शून्यकाल के बारे में हमने बात की है। शून्यकाल के बारे में, ये शून्यकाल जो है हमारा 12 बजे के बाद में जब तक सदन चलता रहता है उस दिन तक कौन कौन सी गतिविधियां होती है जिनको हमने सहेजा है, किस रूप में, आधे घंटे की चर्चा के रूप में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में, अविश्वास प्रस्ताव के रूप में, निंदा प्रस्ताव के रूप में। ये हमने जो शून्यकाल में जो गतिविधियां होती है इनमें बेसिक डिफरेंस भी हमने बताने का प्रयास किया है, इनमें अंतर बताने का प्रयास किया है कि बच्चे नहीं समझ पाते कि निंदा प्रस्ताव व विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कामरों प्रस्ताव में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ये अल्प सूचना से आधारित जो अल्पकालीन जो प्रस्ताव है वो कब लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। हमने इसके अलावा संकल्प प्रस्ताव और क्लोजर्स की भी बात की है कि रिजोल्यूशन कब लाए जाते हैं, प्रस्ताव मोशन कब लाए जाते हैं, क्लोजर कब लाए जाते हैं। ये 3 चीज़ों की हमने विधानसभा के बारे में बात की है जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा साथियों। इसके अलावा हमने एक बात की है कि अर्धविधायी शक्ति के, राज्यपाल की अर्धविधायी शक्ति जिसको हम अध्यादेश कहते हैं,
इसके बारे में हमने बात की है। तो कुल मिलाकर हमारा जो राज्य विधानमंडल का चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने अध्याय के उद्देश्य बताए हैं, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा की है, विधानमंडल के गठन, कार्य, शक्तियों और भूमिका के बारे में बात की है, विधानमंडल के पदाधिकारियों के बारे में बात की है, विधायी प्रक्रिया के बारे में बात की है, वित्तीय प्रक्रिया के बारे में बात की है, विधानमंडल के संचालन की प्रक्रिया की बात की है और अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बात की। 8 बात की है। इस बात के बाद में हमने अध्याय सार आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये जो अध्याय सार है साथियों, ये अध्याय सार बेसिकली जो और लोग तो किताबें लिखते हैं, अध्याय सार से ये किताब बना दी उन्होंने। ये किताब नहीं है, ये अध्याय सार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको चलते चलते पढ़ ले रहे भैया, लास्ट में जब आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आप 1 पेज का हमारा अध्याय सार पढ़िए तो आपको सारे के सारे प्रश्न अध्याय सार से मिलेंगे। अध्याय सार के बाद में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर्याप्त मात्रा में हर चैप्टर में हमने 15 से 30 प्रश्नों के आधार पे हमने दिए हैं और वो प्रश्नों की जो विविधता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। मौलिक प्रश्न है जिनको आपको देखना है। यदि आप मेंस परीक्षा देते हैं या आप यूनिवर्सिटी के से या कॉलेजेस से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो उसमें हमने अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी दिए हैं और इनके उत्तर कैसे लिखने हैं इसके बारे में हमने जब शुरुआत जो होगी हमारे उसमें उत्तर लिखने की तकनीक बताई है। तो ये बातें हमारी होंगी। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमने कोशिश की है कि आपका ज्ञानात्मक स्तर बढ़े, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, आपका एप्लीकेशन लेवल बढ़े और आप में एक स्किल डेवलप हो, ताकि आगे चलकर आप देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए एक बहुत महती भूमिका अदा कर सके। इसी शुभकामनाओं के साथ में हम आपको से विदा लेते हैं। नमस्कार और अगले टॉपिक में जरूर मिलेंगे राजस्थान की न्यायपालिका के रूप में। धन्यवाद।